Hello everyone. Welcome to MediSnaps Completing Healthcare and welcome to Motivational Medico the podcast. I'm डॉक्टर देवशीष श्रीवास्तव एंड आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारे नाम को एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ मोटिवेशनल मेडिको। ये एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है, एक ऐसे मोटिवेशनल शख्स थी जिनका नाम है डॉक्टर अभीक शर्मा। इनकी कहानी उन सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है जिन्होंने अपने प्रॉफ एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं किया है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं। मतलब एक तरीके से जो सारे स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ये ब्रेक करते हैं और कैसे इन्होंने उन सबको ब्रेक करके ऑल इंडिया रैंक 514 नीट पीजी में, INI-CET में रैंक 399 इन्होंने ऑब्टेन की। और अभी इज़ गोइंग टू डू MD मेडिसिन from a very reputed college in Mumbai. And yeah, we can actually learn a lot from him and actually learn how not to give up and never give up. So I hope this episode gives you some inspiration as it has given to me and actually brings a change in your life. This episode is specially for all the students watching from the private medical college or the students watching from the government or any medical college and has actually got any failure in their prof examination. So definitely you can do it. Let's begin. So, with a round of applause, please welcome Dr. Abhik on our show. Hello, boss. Welcome to the show. Hello, thanks for having me. Okay, boss. So the thing is, कि I'm so glad that I have you here with me. And first of all, congratulations for getting this rank, which is really a dream for many. So, how's the feeling of living your dream right now? Okay, so I have actually mixed feelings about it. So there are feelings of excitement as well as nervousness because naturally excitement होगा ही because अच्छी rank आई है, but also nervousness because I'm starting a new chapter in my life. That is residency, which is supposed to be one of the most hectic parts in the life of a doctor. Definitely, boss. Or that too in the one of the best college in Maharashtra, MD Medicine at Topiwala Medical College. That is a really a dream for many. So tell us about your background, your pre-med life, how it started, मतलब how it all started to become a doctor. I mean that thought process जो आपको लगा हो. ऑलराइट सो एक्चुअली बचपन से तो ऐसा शौक था कि एस्ट्रोनॉट बनूंगा बिकॉज शुरू से जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है मैं हर बार ना मतलब मेरा बहुत क्यूरियस माइंड है तो मैं हर हर बार चीज़ों को बहुत रीजन आउट करने की कोशिश करता हूँ और चीज़ों का हाउ और वाई जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो डेफिनेटली साइंस मेरे लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था मतलब मेरे पूरे स्कूलिंग का में जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे और उसमें भी बायोलॉजी में स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकता हूँ। तो बायोलॉजी का इंटरेस्ट तो वहाँ से आया था। ओवरऑल साइंस में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी था और बाकी मेरे मम्मी-पापा दोनों इंजीनियर्स थे तो मुझे फ़ोर्सफुली मैथ्स भी लेना पड़ गया। तो एक्चुअली मेरे पास बायो और मैथ्स दोनों ही था अपने इसमें प्री-मेड में। तो वो तो बहुत ही हेक्टिक चीज़ है और हाँ, ज़रूर वो हेक्टिक तो था बहुत। तो ये तो बॉस हुआ, बट अब आते हैं जो रियल मोटिवेशन है हमारा। लाइक आपने अपनी MBBS श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से की है और एक प्राइवेट कॉलेज है, दो आजकल इसका कोई फ़र्क नहीं है, बट स्टिल एक स्टिग्मा होता है। तो कहीं भी आपको ये स्टिग्मा मतलब नेगेटिव वे में अफेक्ट किया या मतलब ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, नीट पीजी में रैंक ला पाऊँगा कि नहीं?
हाँ यार, डेफ़िनेटली सेल्फ डाउट तो बहुत आता था क्योंकि मतलब सही में भी स्टिग्मा तो है कि प्राइवेट कॉलेजेस से क्या हो, तो डेफ़िनेटली मतलब जैसे आप फैमिली फंक्शंस में जाते हो, तो सारे के सारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो पूछते हैं कि अरविंदो है ना? तो मतलब एक थोड़ा-सा एक वो स्टिंग तो लगी। प्राइवेट कॉलेजेस की भी कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि एकेडमिक्स पर्सनली मैं मानूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बहुत अच्छा होता है कि कुछ-कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में। और अपने अरविंदो में तो मैं मानता हूँ कि अपने फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसा है। देखो मेन जो डिफरेंस आता है ना गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में, डेफिनिटली फीस का तो एक होता है इश्यू, बट उसके अलावा ना पीयर्स का भी डिफरेंस आता है। जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका जो सिलेक्शन होता है, तो आपके जो पीयर्स होते हैं तो ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क करके इतनी अच्छी रैंक लाए होंगे, तो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो कभी-कभार कोई-कोई प्राइवेट कॉलेजेस में आपको इतने अच्छे पीयर्स नहीं मिलते, इसलिए आप थोड़े-से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इसलिए थोड़ा-सा डिसएडवांटेज उस सेंस में रहता है। बट ओवरऑल मैं मानता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस के भी कुछ-कुछ प्रोस एंड कॉन्स डेफिनिटली है। डेफ़िनेटली। तो ये तो आपका मतलब प्राइवेट कॉलेज का था, फिर अब आते हैं उस इंसिडेंट के बारे में हम बात करते हैं, जिसने आपकी लाइफ़ बदली और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे भी दोस्त हैं और आप भी जानते हैं बहुत सारे होंगे। वो फर्स्ट ईयर, वो ग्रेस मार्क्स, वो मतलब सप्लीमेंट्री एंड ग्रेस मार्क्स और वो कॉन्फिडेंस का टूट जाना। वो क्या था बॉस? वो आप अगर बिल्कुल, बताना चाहें तो? वो तो सही में बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो अभी भी मतलब वो काफ़ी चिलिंग एक्सपीरियंस रहता है मेरे लिए। मैं जब भी उसको याद करता हूँ वो इंसिडेंट्स को। एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर में हमारा एडमिशन हो गया, हम सब बहुत सारे फ्रेंड्स बने, डाइसेक्शन हुआ, इतनी सारी चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और मतलब बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। तो एकदम से फर्स्ट ईयर कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, एकदम से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आ गए। उस टाइम एक्चुअली यूजी में मेरा एक्चुअली ऐसा थॉट प्रोसेस था कि मैं फ़ोकस करता था कि मतलब मैं पूरा ही कवर टू कवर रीड करूँ। मैं मतलब कोई हाई टॉपिक्स जैसा मेरा कुछ ऐसी थिंकिंग नहीं थी। और फर्स्ट ईयर में मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया, तो मैं भी ऐसे ही पागलों जैसे पूरा का पूरा एनाटॉमी, बीडे चौरसिया पूरी की पूरी रटे जा रहा था। और डेफ़िनेटली वो पॉसिबल होता ही नहीं है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो बहुत सारे मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते थे। तो ये फर्स्ट ईयर में इतनी समझ नहीं थी, मेबी इस वजह से मेरा परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। और डेफ़िनेटली येस, आई गॉट ग्रेस मार्क्स ऑफ एक्चुअली आई गॉट 6 मार्क्स ग्रेस इन बायोकेमिस्ट्री। 1 मार्क भी कम होता तो आई वुड हैव flunked the subject. So definitely it was a very, very changing experience because actually I was a topper in my 12th class. So from being a topper straight away to almost failing my exams, that was a very different and very difficult time for me. एंड एक्चुअली द थिंग इज दैट सेकेंड ईयर में भी उसका जो रिpercussions थे, मतलब पुअर रिजल्ट्स के वो थे। मेरे कुछ-कुछ फ्रेंड्स ने मेरा मज़ाक भी बहुत उड़ाया क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत स्टूडियस सा बच्चा था और ज़्यादा बोलता-वोलता नहीं था, ज़्यादा मस्ती भी नहीं करता था और मुझे ऐसे ग्रेस मार्क्स से मैं पास हुआ तो डेफ़िनेटली उनको भी एक मतलब वो हँसी-मज़ाक करने लग गए। तो वो कहीं न कहीं मुझे काफ़ी अफ़ेक्ट किया था सेकंड ईयर की शुरुआत में। बट डेफ़िनेटली उसके बाद से सेकंड ईयर में मैंने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट किया। और मेरे हिसाब से सेकंड ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सेकंड ईयर एक्चुअली आपका बेस बनाता है। मतलब फर्स्ट ईयर भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मतलब आई पर्सनली फील दैट इफ यू नो सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स वेल, देन यू आर अ बेटर टेस्ट टेकर। मतलब आपको ना ऑप्शंस एक्सक्लूड करते आ जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ डूइंग योर सेकंड सब्जेक्ट्स वेरी नाइसली। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप ऐसे मतलब फाउंडेशन लेकर देते हो तो मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी फिर वो बहुत आसानी से मतलब आप उसको समझ सकते हो। बेसिक थिंग ऑफ मेडिसिन इज़ या पूरा एमबीबीएस के अपने कोर्स की इज़ दैट you need to be understanding the topic rather than just mugging up. Because trend is also like that. Like we are getting more of integrated questions which test you on core clinical knowledge, which is actually more of understanding rather than mugging up. So yeah.
या पर मतलब कहीं आपको कभी ऐसा लगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देख रहे हैं और मेनली वो इसीलिए देख रहे होंगे क्योंकि उनकी सप्ली आई है और वो सोचते हैं वी आर गुड फॉर नथिंग। तो आपने उस स्टिग्मा को कैसे दूर किया, लाइक मतलब वो एक बैक ऑफ द माइंड जो आपको था उसको आप कैसे ओवरकम किया? हाँ यार, डेफ़िनेटली मतलब मेरा ना पूरा एमबीबीएस में अपना सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर मेरा बस एक ही एम था कि किसी तरह बस पास हो जाऊँ। बट एक चीज़ थी कि मतलब ऐसा था कि मैं जो भी क्लासेस भी होती थी हमारे एमबीबीएस में भी और जब मैं डांस भी किया उसमें भी, तो मेरा मेन फ़ोकस नोट्स बनाने में नहीं होता था। रादर इट वाज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज़ ट्राइंग टू से। सो दिस इज़ समथिंग दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। और इसके अलावा क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी जाना, उसमें भी थोड़ा बिज़ी रहा, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो डेफ़िनेटली वो तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ओवरकम किया उस गिल्ट को, जो थी फर्स्ट ईयर की, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेवी थी और एकदम से गई भी नहीं। बट मैंने काफ़ी मेहनत तो करी ये बात तो है। और जो मैंने स्विच लाया वो ये था कि मैं कवर टू कवर नहीं रीड किया और फिर मैंने हाई यील्ड टॉपिक्स जो थे, उसी को शुरू से मैंने पढ़ा। सो दैट वाज़ समथिंग दैट हेल्प्ड मी पास ऑल ऑफ माय एग्ज़ाम्स। यस। डेफिनेटली बॉस। तो आपके हिसाब से आफ्टर ऑल दिस एंड आफ्टर गेटिंग रैंक इन नीट, गेटिंग रैंक इन आईएनआई, कॉलेज एंड मतलब प्रॉफ एग्जाम्स आर नॉट अ बैरियर, मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप पीजी नहीं निकाल सकते, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये तो यूनिवर्सिटी टॉपर है, ये हैं तभी निकाल सकते। तो आपके हिसाब से दैट इज़ नॉट अ थिंग इफ मतलब। नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली नहीं। देखो, एक तो मेरा एग्ज़ाम्पल तो है ही और बाकी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो जिनका बहुत अच्छी-अच्छी रैंक्स आई हैं। कोई-कोई एम्स में गए हैं, कोई एमजीएम में रेडियो डायग्नोसिस में है। सो डेफ़िनेटली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही बोल पाऊँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी-सी इंटर्नशिप लाइट होती है, तो पढ़ने का टाइम और मिल जाता है। तो अगर आप शुरू से ही खुद को ऐसा मानो कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ या मैं कुछ भी मतलब मेरा प्राइवेट कॉलेज में हुआ है, तो फिर आगे आपको फिर बहुत दिक्कत आती है। Actually, you need to be very grateful of what you are right now because बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका एमबीबीएस में भी उनको सीट ही नहीं मिल पाती। मतलब उनको गवर्नमेंट प्राइवेट से मतलब नहीं है, वो तो उनको सीट ही नहीं मिल पाती। सो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी ग्रेटफुल कि अभी हम यहाँ पर हैं और वी शुड एक्चुअली मेक द मोस्ट यूज ऑफ व्हाटएवर वी हैव ऑलरेडी। बिकॉज़ एक्चुअली कोई भी कॉलेज में ज़्यादा फ़र्क लगता नहीं है मुझे। डेफ़िनिटली पेशेंट लोड का थोड़ा-सा फ़र्क रहता है, बट एमबीबीएस में आई पर्सनली फ़ील कि एकेडमिक्स मैटर मोर। तो अगर आप अच्छे से अगर आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है और आप हाई यील्ड टॉपिक्स और अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप एट पार होते हैं गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ। तो ये तो आपका था, सिंस आप 14 बैच हैं तो आपने एक साल ड्रॉप लिया। तो आपने हाँ। सोली घर पे बैठ के पढ़ाई की या आपने कुछ मतलब जॉब भी ज्वाइन की, नॉन पीजीजेआरशिप या कुछ? अ, एक्चुअली हमारे इस केस में तो काफ़ी पोस्टपोनमेंट्स हुए। हमारा जो नीट पीजी 2021 था, पता नहीं हमारे टीचर्स भी ऐसे ही बोलते थे कि पता नहीं तुम्हें वास्तु करा लेना चाहिए तुम्हारे बैच को क्योंकि हर एक बुरी चीज़ हमारे साथ ही हो रही थी। बट एक्चुअली उसमें डेफ़िनेटली एंग्ज़ायटी तो बहुत बढ़ी क्योंकि कोविड टाइम्स भी थे। मैंने एक्चुअली ट्राई किया था एक नॉन एकेडमिक जेआरशिप का मैंने इंटरव्यू दिया था सफदरजंग में। बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम जो सारे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए थे, वो सब नल एंड वॉइड हो गए और एकदम से फिर मुझे लगा कि अब मतलब नहीं है। एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो वाज़ डूइंग अ जॉब इन पीएचसी and he was finding it very, very difficult to manage both. So personally, I felt that just sitting at home and studying was a better thing to do rather than joining a job. But this is my personal opinion. सो दैट वाज फॉर्चुनेटली बॉस, नॉट अनफॉर्चुनेटली वीएमएमसी का जो आपका इंटरव्यू कैंसिल हुआ। आज आप इतने अच्छे कॉलेज में हैं और इतनी अच्छी रैंक लाए। और तो ये आपने जैसे पोस्टपोनमेंट की बात बोली, तो क्योंकि पोस्टपोनमेंट अभी भी हो रहे हैं और मतलब काफ़ी एक स्ट्रेस एंजाइटी जैसा कि आपने मेंशन किया, तो उससे कैसे आपने डील किया, पेस को आपने कैसे मेंटेन रखा? लाइक अभी नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है टू 21 ऑफ मई,
तो लाइक बहुत सारे बच्चों ने अपनी सैनिटी कहीं ना कहीं तो एक प्रॉब्लम हुई है, तो उसको कैसे आप क्या सजेशन देंगे और आपने उसको कैसे डील किया, अगर आप बताएं तो? अगर मैं वन वर्ड में समराइज करना चाहूँ तो वो होगा पैरोक्सिटिन 12.5 mg। जस्ट जोकिंग एक्चुअली। यार एक्चुअली इतने सब पोस्टपोनमेंट से डेफिनेटली आपका माइंड तो ऑफ हो जाता है। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो होती है पोस्टपोनमेंट्स की वो होता है आपका मोमेंटम लूज हो जाता है। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि हमारे तो 2 बार एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे। तो मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरी एंग्जायटी बढ़ गई थी। आई वाज़ डायग्नोस्ड टू बी अ केस ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर। So I was actually on treatment, which kind of helped also. But this is common with a lot of medicos, लॉट ऑफ as you मेडिकल्स already know. डेफिनेटली। जी बोल। Medicos do face these problems a lot. Depression, anxiety, OCD बहुत होता है। तो हाँ, तो मतलब मेरा मेन जो मैसेज होगा, कभी भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो आपको कभी भी अपना मोमेंटम लूज नहीं करना है। मतलब थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, तो वो धीरे धीरे एडअप हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको फिर चीजें याद आ जाती हैं, तो वो आपको एज मिल जाते हैं बेसिकली। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे पोस्टपोनमेंट हो जाती है तो एकदम बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं और वो कहीं घूमने चले जाते हैं, तो एकदम पूरा उनका गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे साथ तो मैंने ऐसा थोड़ा-सा मैं डिसिप्लिन था और सही क्रिटिकल मोमेंट्स में, दैट्स व्हाई आई कुड गेट एन एज ओवर मेनी स्टूडेंट्स। या तो ये दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू बॉस कि आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, मतलब सबके सामने आपने अपना पहली चीज़ भी, लाइक मैनी पीपल, मैंने टॉपर्स को देखा कि लाइक रैंक आ गई, मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। हाँ, मेरा तो कभी वो नहीं था, आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर एंड ऑल दैट स्टफ, बट आप अपनी सारी चीज़ें इतनी बेपाकी से इतने अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं, तो दैट्स रियली इंस्पिरेशनल। एंड मतलब वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम यू दीज थिंग्स एंड एक्चुअली वो जो तुम बात बोल रहे हो ना कि स्टैंडर्ड बुक्स, वो तो मैंने ऐसा पोस्ट भी डाला था वैसे, कि मैंने आज तक एक भी पन्ना हैरिसन का, रॉबिन्स का, किसी का नहीं पढ़ा। एक्चुअली क्या है ना कि आई एम मोर ऑफ ऑडियो विजुअल लर्नर। सो मुझे जो मैं क्या करता था कि मुझे ज्यादा ऐसे किताबी जो चीजें थी वो नहीं पसंद आती थी, मुझे वीडियोस देखना बहुत पसंद होता था। तो मैं सेम ही वीडियो बार बार देख लेता था, क्योंकि हमारा तो जो टाइम था वो इतना ज़्यादा हो गया था कि हम पक गए थे एक ही एक लेक्चर देख-देख के। तो मैं क्या करता था, वो वीडियो को 2x पे फिर से देख लेता था। तो कुछ ना कुछ नया पॉइंट आ जाता था, और वो क्या रहता है न, वो वीडियो रहता है, वो अपना टाइम रहता है। तो डेफ़िनेटली आप उतना तो कम से कम पढ़ ही लेते हो। अब आप नोट्स खोल के बैठ जाओगे तो 1 पेज आपने पढ़ा, उसके बाद उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं आती ना उसमें। तो जी, ये चीज़ मुझे लगी कि वीडियो देखना, अगर जैसे आपको अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो वीडियो देखने से थोड़ा-सा एटलीस्ट कुछ तो वैल्यू एडिशन होता कुछ तो वैल्यू एडिशन डेफिनेटली बॉस। तो जैसा कि आपने बताया बातें कुछ जो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करी, क्योंकि नीट और आईएनआई सीईटी की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्योंकि ये दोनों एक डिफरेंट एग्ज़ाम है। आपके हिसाब से एक मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या फ़ॉलो करना चाहिए? क्योंकि आपने दोनों में ही बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो मतलब आपके कुछ सजेशंस उन लोगों के लिए? हाँ, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। नीट और एनआईसीटी जो रहता है ना, उसमें एक्चुअली नॉलेज बेस तो आपका सेम ही रहता है। बट वो एग्ज़ाम्स दोनों डिफरेंट ऐसे होते हैं कि नीट के एग्ज़ाम्स में जनरली आपको इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसमें आपको हिंट्स भी थोड़ी-सी ज़्यादा मिलती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो ईज़ियर टू एक्सक्लूड अदर ऑप्शंस। एनआईसीटी में क्या होता है कि एक तो उसमें ना नेगेटिव मार्किंग थोड़ी-सी ज़्यादा है, टाइम कम है, और उसके जो आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो बहुत वीक रहते हैं कि आपको ना एकदम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो द क्वेश्चन डज़ नॉट गिव यू मेनी हिंट्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, एंड सेकेंडली आई नोटिस्ड कि पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स थोड़े से आईएनआईसीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए थोड़ा-सा, जैसे अपने बायोकेमिस्ट्री में ही देखें तो जेनेटिक्स वाला पार्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत पूछते हैं। तो वो थोड़ा-सा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जैसे तुम भी नीट पीजी के लिए पढ़ोगे ना, तुम्हारा मेन फोकस जो रहेगा वो मेडिसिन, सर्जरी से बिग सब्जेक्ट्स पे रहेगा। जो शॉर्टर सब्जेक्ट्स हैं उसको तुम यू टेंड टू
फॉरगेट दोस। सो बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी ये सब आप लास्ट में करते हो, तो वहां से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनआईसीटी में। जैसे स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो एम्स कैडेवरिक इमेजेस पे क्वेश्चन पूछता है, ये आज तक कभी भी नीट में नहीं होता। नीट में हर बार डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली नीट इज अ मच मोर इजियर एग्जाम compared टू INICT. Just the thing is that you have to be a better test taker in order to excel in both of the exams. So actually आपका ना देखो नीट पीजी में क्या है, एब्सोल्यूट नॉलेज आपका मैटर नहीं करता। आपको क्या मैटर करता है कि आप दूसरे ऑप्शंस को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। ओके, सो आपकी रैंक तभी बढ़ती है अगर आपको पता है कि दूसरे ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है एज कंपेयर टू क्या एक्चुअल में राइट आंसर है। डेफिनेटली बॉस। तो मेनली ये दो स्ट्रैटेजीज़ हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये लास्ट नीट पीजी होगा, जैसा कि रूमर्स और मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट नीट पीजी होगा 2020, इसका नेक्स्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा जो लोग आखिरी नीट देने जा रहे हैं उनके लिए? हाँ, तो मैं बोलूँगा कि यू शुड गिव योर बेस्ट, और आपको कभी भी अपना होप कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने किया था। एक्चुअली अपने इंटर्नशिप में तो एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फाइनल सब हो गया, और मैं किसी तरह से पास हो गया था एमबीबीएस में। तो पूरे इंटर्नशिप में तो मैंने मज़े ही करे, मतलब मैं तो उसी की खुशी मना रहा था कि मैं फाइनल ईयर में पास हो गया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी भी नीट पीजी जैसा टफ एग्ज़ाम कभी भी क्लियर कर पाऊँगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं बनना है आपको। मेरी एक्चुअली रियलाइज़ेशन और जो मैं कहना चाहूँगा कि टर्निंग पॉइंट भी तब आया जब मैंने ऐसे ही नीट पीजी 2020 दिया था। मतलब मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कुछ भी अच्छी रैंक आएगी, मैंने तो बस ऐसे ही दे दिया एग्ज़ाम, और सरप्राइजिंगली उसमें रैंक वाज़ 18,000, व्हिच इज़ नॉट दैट गुड, बट बैड, नॉट दैट डेफिनिटली बैड उन टू। बच्चों से अच्छी थी। उन बच्चों से ज़्यादा अच्छी थी जिन लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया था जब मुझे ग्रेस आई थी। तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशन थी मेरे लिए कि हाँ, अब तो कर ही सकते हैं, मतलब इतना कम पढ़ के अच्छी रैंक आ गई। एक्चुअली उस टाइम की 18,000 जो रैंक थी वो मैं ज़्यादा एट्रिब्यूट इसी चीज़ को करूँगा कि मैंने नोट्स बनाने में यही था कि आई शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ बीइंग टॉट रादर देन मेकिंग नोट्स। वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग तो इतनी खराब थी कि नोट्स मेरे को खुद को ही देखने में मज़ा नहीं आता था। बट जो टीचर पढ़ाने आता था, उसको उस वो क्या नई चीज़ें पढ़ा रहा है, और मतलब उस चीज़ की क्यूरियोसिटी होना, ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है। सो मेक मेडिसिन योर हॉबी। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा। डेफिनेटली। और क्योंकि ये चीज़ तो आपकी स्टोरी है, और सारे बॉस का मैंने पोस्ट पढ़ के मैंने बॉस से कनेक्ट किया था, और एक्चुअली आई फाउंड इट रियली इंस्पायरिंग कि जो वो पोस्ट थी। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अब नीट यूजी का कैरियर शुरू हुआ है, तो काफ़ी है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी हैं, और काफ़ी लोगों को मतलब मन चाहे कॉलेजेस नहीं मिले। तो आपका कोई स्पेशल मैसेज फॉर प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट क्रैकिंग द नीट पीजी? हाँ, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे न्यू जो एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से वन ऑफ देम वुड बी माय सिस्टर आल्सो, माय कज़िन सिस्टर हू गॉट एडमिशन अनदर प्राइवेट कॉलेज इन यूपी। सो उन सभी के लिए यही मैसेज होगा कि यार मैंने तो कर लिया, आप भी कर सकते हो अगर आप अपना पूरा हार्ट उसमें दे दो तो। और ऐसा नहीं, आप मतलब मेन जो प्रॉब्लम रहती है ना कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हो। दैट शुड नॉट हैपन। So basically you need to trust on yourself, on your skill set. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मेरा जो मेन एम था वो यही था, देखो मैं अपनी एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मैं ना 15 या 20 डेज में जीटीज देता था, और उसमें जो बॉटम 3 सब्जेक्ट्स होते थे उस पर मैं डेली वर्क करता था। सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क अपॉन योर वीकनेसेस, और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें भी आपको फोकस करना चाहिए। जैसे मेरी जो स्ट्रेंथ वो ये थी कि मैं निमोनिक्स बहुत अच्छे से बना लेता था। तो ऐसे आपके भी सभी के अपने-अपने हिडन टैलेंट्स होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सभी का आईक्यू लेवल जो है, जिन-जिन लोगों का भी एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट सुपर पावर इन यू, एंड यू हैव टू चैनलाइज़ इट into your studies.
एंड डेफिनिटली मतलब किसी का अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है, किसी का स्पेशल ओरिएंटेशन अच्छा होता है, किसी की एनाटॉमी अच्छी होती है, किसी का क्लिनिकल माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको उस पे वर्क करना है, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना है और स्ट्रेंथ पे फोकस करना है बेसिकली। डेफिनेटली बॉस। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट पॉडकास्ट है, बट एक्चुअली हमें इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, आपकी लाइफ की जर्नी सीखने को मिली और जानने को मिली, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर देख रहा होगा जिसका बहुत ही डाउन फीलिंग होगी यार, मतलब आप जिस फेज से गुजरे हैं उससे गुजर रहा होगा, और शायद मैं होप करता हूँ जिसके लिए मैंने मोटिवेशनल मेडिको बनाया है ये पॉडकास्ट, उसको वो मोटिवेशन मिलेगी आपसे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें एक बहुत ही अच्छे एमडी मेडिसिन डॉक्टर मिलने वाले हैं, जनरल फिजिशियन। एंड आई होप आपकी सुपर स्पेशलिटी जो आप चाहते हैं उसमें भी आप एक्सेल करें और ऐसे ही हमें एक इंस्पिरेशन देते रहें। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो बॉस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच देवाशीष फॉर हैविंग मी। थैंक यू थैंक सो यू सो